गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ लक्ष्य। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हिस्टैरिसीस लूप का एक लेक्चर कंप्लीट किया था। वो पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है और किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है सर, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसका थ्योरी, यानी फर्स्ट लेक्चर जो हम लोग पूरा समझे थे उसको कंप्लीट थ्योरी के रूप में आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, उस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो एक बार मैं पिछले लेक्चर में जो आपको बताया था पार्ट 1 में, हिस्टैरिसीस लूप के पार्ट 1 में, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। 2 मिनट में सुन लीजिए। हिस्टैरिसीस लूप बेसिकली एक बीएच कर्व का ही पार्ट है, बीएच कर्व का ही टाइप है। बीएच कर्व जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी के बीच में बनाया गया था, उसी तरीके से आपका हिस्टैरिसीस लूप भी जो है वो फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी के बीच में बनाया जाता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस का मतलब होता है, हिस्टैरिसीस एक ग्रीक वर्ड हिस्ट्रेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है सर? हिस्ट्रेन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू लैग बिहाइंड। क्या मीनिंग होता है सर? टू लैग बिहाइंड। अब हिस्टैरिसीस का डेफिनेशन कहता है कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बिहाइंड लैग करता है, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बिहाइंड लैग करता है, तो इस फेनोमेनन को मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस में मैग्नेटिक मटेरियल में वो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस से गुजरता है। तो जो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक लूप का फॉर्मेशन होता है, और उसी लूप को क्या कह देते हैं सर? हिस्टैरिसीस लूप। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो आपका लूप बना है, ये लूप किस तरीके से बनाया गया था। एक बार मैं इसको यहाँ पे रिपीट भी कर देता हूँ, सुन लीजिए। फर्स्टली क्या किया गया था देख लीजिए यहाँ पे। फर्स्टली यहाँ पे आपका ओ पे था मटेरियल, जब वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज था, वो मतलब न्यू मटेरियल था एक। अब उसका हिस्टैरिसीस लूप ड्रॉ करना है, तो उसमें क्या फ्लो कराएंगे सर? मैग्नेटाइजिंग करंट। क्या फ्लो कराएंगे? मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट के फ्लो करने से उसमें फ्लक्स फील्ड इंटेंसिटी भी आएगा एंड फ्लक्स डेंसिटी भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो कराए, फील्ड इंटेंसिटी भी आ गया, फ्लक्स डेंसिटी भी आ गया। तो मैग्नेटाइजिंग करंट के फ्लो कराने से जैसे जैसे उसका वैल्यू बढ़ता गया, फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ता गया एंड फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ता गया, और दोनों बढ़ता गया और एक पॉइंट पे आके आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया सर? मैक्सिमम। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि वो जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है वो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है सर। कौन सा पॉइंट होता है? सैचुरेशन पॉइंट, या फिर उसको नी पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट या नी पॉइंट। उस पॉइंट के बाद आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कितना ही बढ़ा दे, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद वो सैचुरेटेड हो जाता है, आपको एक कांस्टेंट लाइन मिलेगा। ठीक है, इसलिए उसके बाद से उसको हम लोग मतलब यहां पे वो कंप्लीट मैग्नेटाइज हो गया। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का मीनिंग क्या हो? कंप्लीट मैग्नेटाइज, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया। अब उससे ज्यादा वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। अब क्या करना है? मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना है। तो जब मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना है तो मैग्नेटाइजिंग करंट को भी रिड्यूस करेंगे, एंड मैग्नेटाइजिंग करंट के रिड्यूस होने से आपका फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा सर? रिड्यूस होता जाएगा। और फील्ड इंटेंसिटी के साथ में हम लोग ये भी चाहेंगे कि आपका फ्लक्स डेंसिटी भी क्या हो? रिड्यूस करे। तो जब मैग्नेटाइजिंग करंट को रिड्यूस किए तो यहां पे पहुंचा बी पॉइंट पे आया, तो आपका फील्ड इंटेंसिटी तो पूरा जीरो हो गया, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी पूरा जीरो नहीं हुआ। फ्लक्स डेंसिटी पूरा जीरो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर रह जाता है सर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या रहता है सर? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स के रिमूव करने के बाद भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल में सम अमाउंट में फ्लक्स डेंसिटी रहे तो उसको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे रह जाता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट भी जीरो है, फ्लक्स इंटेंसिटी भी जीरो है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी जीरो है, बट सम अमाउंट में फ्लक्स डेंसिटी है, तो इसको हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, जो कि ऊपर में लिखा हुआ भी है। इस पॉइंट पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब कुछ अमाउंट में वो मैग्नेटाइज है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के रिमूव करने के बाद भी। वहां करना क्या पड़ेगा सर? उसको फिर से डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा। तो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका करंट होता है इसको रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। जब आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पे आके सी पॉइंट पे आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज, मतलब बी जीरो हो गया। रेसिडुअल फ्लक्स, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उसमें बिल्कुल नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया किया गया, इसको यहां तक लाने के लिए जिस फोर्स का यूज किया गया
उसको कोर्सिव फोर्स बोलते हैं। आपको मैंने बताया भी था कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, मतलब मटेरियल को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल को जिस फोर्स को दिया जाता है या जिस फोर्स की मदद से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के इफेक्ट को खत्म किया जाता है उसको कोर्सिव फोर्स कहते हैं। तो सी पॉइंट पे क्या मिलेगा सर आपको? कोर्सिव फोर्स। ठीक है, अब इस करंट को यहां तक बढ़ाएं तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में फिर बढ़ाएंगे। तो जब इसको रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो आपका मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होता जाएगा और मैग्नेटाइज होके फिर से वो फ्लक्स डेंसिटी का एक मैक्सिमम वैल्यू देगा, जिसको हमने बी मैक्स से नोट किए हैं। माइनस बी मैक्स से मैंने दिखाया यहाँ पे, माइनस इसलिए लिए हैं क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में। अब इसके बाद ये सैचुरेशन पॉइंट हो गया, इसके आगे ये नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ेगा भी तो ये कांस्टेंट लाइन से बढ़ेगा, यानी वैल्यू सेम ही रहेगा, वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा। यहाँ पे ये रिवर्स डायरेक्शन में कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया था, फिर इसको डीमैग्नेटाइज किए, कोर्सिव फोर्स देके ई पॉइंट पे आया था, सॉरी कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया था। अब इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के वैल्यू को मैग्नेटाइजिंग फोर्स के वैल्यू को डिक्रीज करेंगे ई पॉइंट पे आएगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कंप्लीट जीरो हो गया, मैग्नेटाइजिंग करंट भी जीरो हो गया, बट फ्लक्स डेंसिटी जीरो नहीं हुआ। क्यों? ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से आपको सम अमाउंट में फ्लक्स डेंसिटी मिला ई पॉइंट पे, जिसको हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहेंगे, जो बी पॉइंट के बराबर होगा बट रिवर्स डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे भी मटेरियल को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करना है तो फिर से करंट के वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करेंगे। इस पॉइंट तक आ गया है आपका, क्योंकि इस पॉइंट तक आपका मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो हो गया था। अब इस यहाँ से थोड़ा बढ़ाएंगे तो फिर से ये कोर्सिव फोर्स की मदद से इसको कंप्लीट डीमैग्नेटाइज कर देगा और ये यहाँ तक पहुंच के ये इसको पूरा एक लूप का फॉर्म कर देगा। ठीक, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। ठीक है, आपको ये भी बताया था मैंने कि वो एक जो हिस्टेरेसिस लूप है वो एक साइकिल के लिए बनाया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे देखे थे कि ये एक साइकिल से ज्यादा बढ़ गया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हिस्टेरेसिस लूप आप देख रहे हैं ये नए मटेरियल का है। मान लीजिए कोई नया मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल आया और उसका हिस्टेरेसिस लूप बनाना है, बट कोई भी आपको मैग्नेटिक मटेरियल दिया जाएगा तो वो मैग्नेटिक मटेरियल या तो मोटर में यूज किया गया है, जनरेटर में यूज किया गया है, ट्रांसफार्मर यूज किया, या कोई भी डिवाइस जहां पे मैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है वहां पे यूज किया गया है, तो उसके अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहता ही है। उसके अंदर क्या रहता है सर? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मतलब अगर कोई प्रैक्टिकली आप उस मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टेरेसिस लूप बनाएंगे तो वो ओ से शुरू नहीं होकर ई से शुरू होगा, क्योंकि उसके अंदर सम अमाउंट में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है और इस तरीके से ये लूप का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आपको मैंने समझाया था। चलिए एक पॉइंट और यहीं पे आप समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि आपका जो हिस्टेरेसिस लूप है उसमें फ्लक्स डेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी के बिहाइंड लैग करता है। ठीक है सर, लैग मतलब चलिए पावर फैक्टर में आप लैगिंग पढ़े होंगे, पावर फैक्टर में लैगिंग पढ़े होंगे। और लैगिंग मैंने आपको पढ़ाया था कि लैगिंग ऐसा क्वांटिटी है जिसमें करंट, लैगिंग ऐसा क्वांटिटी है जिसमें करंट का मैक्सिमम वैल्यू और जीरो वैल्यू वोल्टेज के बाद मिलता है। यानी यहाँ पे अगर फिगर के रूप में दिखाया जाए, यहाँ पे अगर फिगर के रूप में दिखाया जाए तो आप देख सकते हैं कि देखिए ये आपका एक एसी है। ठीक है, और लैगिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपका भी है। क्या है सर? ये भी है। अब V और I के बीच में लैगिंग और लीडिंग दिखाते हैं। बात हम लोग लैगिंग ही कर रहे हैं, तो लैगिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि लैगिंग ऐसा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है जिसमें करंट का मैक्सिमम वैल्यू और जीरो वैल्यू वोल्टेज के बाद मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था, करंट इस जीरो से शुरू हुआ है वोल्टेज यहां से शुरू हुआ है, बट करंट जो है कुछ एंगल बाद यहां से शुरू होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा भी रहे होंगे एक वोल्टेज का जीरो वैल्यू पहले मिल गया और करंट का जीरो वैल्यू बाद में मिला। ठीक है, यानी जहां पे भी अगर किसी क्वांटिटी का जीरो वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दूसरे क्वांटिटी के बाद मिलता है तो उसको हम लोग लैगिंग बोलते हैं। ये आपको लैगिंग के केस में मैंने आपको पावर फैक्टर में बताया था। तो यहाँ पे उसको रिलेट करेंगे कि लैगिंग कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि जीरो वैल्यू जो है बाद में मिलता है, जीरो वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो इस केस में जब आप आएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम एच भी है और बी भी है। तो मैक्सिमम आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे, जीरो से पकड़िए। जीरो के बारे में क्या बोला कि उसका जीरो वैल्यू बाद में मिलेगा। यानी देखिए बी लैग कर रहा है, मतलब फ्लक्स डेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी से लैग कर रहा है। तो कौन लैग कर रहा है? बी। जैसे यहाँ पे भी और आई में आई लैग कर रहा था, किससे? भी से। तो जब आई भी से लैग कर रहा था तो वहां पे आई का मैक्सिमम वैल्यू और जीरो वैल्यू वोल्टेज के बाद मिला था। तो यहाँ पे बी
H से लैग कर रहा है तो B का मैक्सिमम वैल्यू और जीरो वैल्यू H के बाद मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि H का मैक्सिमम वैल्यू पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों का सेम है, तो मैक्सिमम वैल्यू से आप इसके लैगिंग को नहीं पकड़ पाएंगे। जीरो वैल्यू से देखेंगे तो देखिए जीरो का H का जीरो जीरो वैल्यू यहीं पे मिल गया, H का जीरो वैल्यू आपका यहीं पे मिल गया, बट B का जीरो वैल्यू आपको यहाँ पे आके मिला। B का जीरो वैल्यू उसके बाद मिला है। B का जीरो वैल्यू क्या हुआ है सर? उसके बाद, मतलब जहां पे भी बाद का सेंस आए, किसमें? मैक्सिमम वैल्यू और जीरो वैल्यू में। तो मैक्सिमम में तो यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा, जीरो से समझते हैं। जीरो वैल्यू H का पहले मिला है और B का बाद में मिला है। जिस तरीके से V और I में V का जीरो वैल्यू पहले मिला था, I का जीरो वैल्यू बाद में मिला था, तो वहां पे उसको लैगिंग कह दिए थे। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे H का जीरो वैल्यू पहले मिला है, B का जीरो वैल्यू बाद में मिला है, इसलिए यहाँ पे भी इसको क्या कहते हैं? लैगिंग। यानी जो आपका हिस्टैरिसीस लूप है उसमें फ्लक्स डेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी से लैग कर रहा है। क्यों लैग करता है सर? क्योंकि B का जो है फ्लक्स डेंसिटी का जीरो वैल्यू H के जीरो वैल्यू के बाद मिलता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके थ्योरी को भी देख लेते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट के थ्योरी को देखेंगे हम लोग। आपको मैंने डायरेक्शन ही बता दिया था कि यहां से शुरू होगा, फर्स्ट डायरेक्शन यहां पे पहुंचेगा, फिर इधर आएगा A से B तक, फिर B से C तक, फिर C से D तक, फिर D से E तक, फिर E से F तक और F से A तक, और ये कंप्लीट पाथ बन जाएगा, क्लोज लूप बन जाएगा और डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था कि आपका जो हिस्टैरिसीस लूप है वो हिस्टैरिसीस लूप मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब जितना मोटा हिस्टैरिसीस लूप उतना बैड मैग्नेटिक मटेरियल, और जितना पतला हिस्टैरिसीस लूप उतना गुड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया था। ये आपका एक कंप्लीट कंसेप्ट हो गया। अब इसके थ्योरी को देख लेते हैं और ये आपका हिस्टैरिसीस लूप कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। चलिए, 3 पॉइंट आप लोग देख चुके थे, 4th पॉइंट पे हम लोग आते हैं। 4th पॉइंट में क्या कह रहा है सर? 4th पॉइंट में कह रहा है कि इफ द मैग्नेटाइजेशन करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट I इज इंक्रीज, यदि मैग्नेटाइजिंग करंट I को इंक्रीज किया जाएगा इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग करंट को इंक्रीज किया जाएगा, तो उस कंडीशन में इंक्रीज पॉजिटिव डायरेक्शन टू सम वैल्यू, कुछ वैल्यू तक इंक्रीज किया जाएगा, तो B मतलब फ्लक्स डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीजेस। फ्लक्स डेंसिटी आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एज शोन बाय द कर्व फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A। यहां पे क्या कहा कि जब, एक मिनट आप पूरा पढ़ लीजिए फिर से। इफ द मैग्नेटाइजेशन करंट I इज इंक्रीज इन पॉजिटिव डायरेक्शन टू सम वैल्यू, यदि मैग्नेटाइजेशन करंट I को सम वैल्यू तक, कुछ वैल्यू तक इंक्रीज करेंगे, देन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं। मैग्नेटाइजिंग फोर्स H इंक्रीजेस विथ I, मतलब I के इंक्रीज करने से मैग्नेटाइजिंग फोर्स H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H इंक्रीज करेगा, एंड फ्लक्स डेंसिटी B विल ऑल्सो इंक्रीजेस, और H के इंक्रीज करने के साथ साथ फ्लक्स डेंसिटी B भी इंक्रीज करेगा। ठीक है सर, एज शोन बाय द कर्व फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A, जो कि पॉइंट O से पॉइंट A तक दिखाया गया है कि मैग्नेटाइजेशन करंट इंक्रीज किया, H इंक्रीज किया और साथ में B भी इंक्रीज किया। दैट इज OA एज इट हेड्स टुवर्ड सैचुरेशन, यानी OA जो है कहां तक पहुंच जाएगा सर? सैचुरेशन तक। इस पॉइंट के बाद क्या हो जाता है? सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है, सैचुरेशन लाइन हो जाता है। इसलिए क्या कहा, क्या बोला कि OA हेड्स टुवर्ड सैचुरेशन, OA उसके बाद सैचुरेशन तक पहुंचेगा, इसलिए OA तक कंप्लीट करके छोड़ देंगे। चलिए, सेकंड पॉइंट में कह रहा है नाउ, अब इफ द मैग्नेटाइजिंग करंट I इन द कॉइल या मटेरियल इज रिड्यूस टू जीरो। क्या बोला कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट था उसको रिड्यूस करके जीरो कर दिए। रिड्यूस करके क्या कर दिए सर? जीरो। तो जब रिड्यूस करके जीरो करेंगे, देन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑल्सो रिड्यूस टू जीरो, देन आपका जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है B पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो कर दिए हैं। ठीक है, बट लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, लेकिन आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B जो है
विल नॉट रीच टू जीरो, लेकिन आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो नहीं होगा। क्या बोला सेकंड पॉइंट में कि मैग्नेटाइजिंग करंट को रिड्यूस करके जीरो करेंगे तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगा, लेकिन आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी जीरो नहीं होगा ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, और दिस इज शोन ऑन द कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज ए बी। क्या बोला कि मैग्नेटाइजिंग करंट रिड्यूस करेंगे, फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फोर्स H जीरो हो जाएगा, बट फ्लक्स डेंसिटी B जीरो नहीं होगा ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। किसकी वजह से? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से, जिसको फिगर में पॉइंट A से पॉइंट B तक दिखाया गया है, दैट इज AB। क्लियर? चलिए थर्ड पॉइंट में आइए। टू रिड्यूस द फ्लक्स डेंसिटी टू जीरो, अब कह रहा है कि फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करना है, ठीक है। वी नीड टू रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट, कह रहा है कि फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करना है तो हम लोग को वहां पे करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करवाने की जरूरत है। वी नीड टू रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराना है, ठीक है। आगे कह रहा है कि द मैग्नेटाइजिंग फोर्स H विच मस्ट बी अप्लाइड टू जीरो द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड कोर्सिव फोर्स। क्या बोला सर कि फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करना है तो हम लोग को करंट के फ्लो को रिवर्स करना पड़ेगा। अब जैसे ही करंट के फ्लो को रिवर्स करेंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स उस मटेरियल पे अप्लाइड हो जाएगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स उस मटेरियल पे क्या हो जाएगा? अप्लाइड हो जाएगा। तभी तो इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स का कुछ वैल्यू रहता है बट फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाता है। तो वही कह रहा है कि फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करना है तो करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स सम अमाउंट में अप्लाई होगा जो कि फ्लक्स डेंसिटी को जीरो कर देगा या फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के इफेक्ट को खत्म कर देगा। और वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोल देते हैं सर? कोर्सिव फोर्स। यानी सी पॉइंट पे क्या मिल जाता है आपको? कोर्सिव फोर्स, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि कोर्सिव फोर्स रिवर्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। कह रहा है कि कोर्सिव फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करता है एंड मटेरियल को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करता है। अब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का इफेक्ट कम हो जाए, खत्म हो जाएगा, तो मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया। तो मटेरियल को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज कर दिया एट पॉइंट सी पॉइंट पे, एंड कर्व BC इज प्लॉटेड। सी पॉइंट पे उसको कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज कर दिया और कर्व BC को प्लॉट कर दिया। क्लियर? ये 3 पॉइंट आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है एन increases this reverse current cause the material to be magnetized in the opposite direction। क्या था यहाँ पे? थर्ड पॉइंट तक हम लोग क्या देख लिए थे कि यहाँ तक सी पॉइंट तक हम लोग लाए थे मटेरियल को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए, कि कैसे? करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करा के। अब क्या बोला कि करंट को रिवर्स डायरेक्शन में जब फ्लो कराए तो वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया। अब उस करंट को जब इंक्रीज किया गया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मटेरियल को फिर से मैग्नेटाइज कर दिया। मटेरियल को फिर से क्या कर दिया? मैग्नेटाइज। अपोजिट डायरेक्शन में मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया एंड कर्व CD इज प्लॉटेड। और मटेरियल को अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर दिया तो कौन सा कर्व प्लॉट हुआ? CD, ये वाला कर्व CD इज प्लॉटेड एंड एट पॉइंट D द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B will be maximum। कह रहा है कि D पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम होगा एंड आफ्टर दैट इट हेड्स टुवर्ड्स सैचुरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। और इस पॉइंट के बाद आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया है और इस पॉइंट के बाद क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सैचुरेशन लाइन पे पहुंच जाएगा, मतलब सैचुरेशन रीजन में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन था, ये नेगेटिव डायरेक्शन था। ये मेन डायरेक्शन कह सकते हैं और इसको आप अपोजिट डायरेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि नाउ इफ द
मैग्नेटाइजिंग करंट इज अगेन रिड्यूस। जब यहां तक पहुंच गया तो अब मैग्नेटाइजिंग करंट को अगेन रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके कहां तक ले जाना है सर? जीरो तक। तो जब मैग्नेटाइजिंग करंट को अगेन रिड्यूस करके जीरो तक ले जाना है, टू जीरो, द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट इन द मटेरियल विल बी इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू। क्या बोला कि जब इसको जीरो तक लेके गए तो उस कंडीशन में फिर से आपको ई पॉइंट पे क्या मिल गया? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्योंकि इस ई पॉइंट पे मैग्नेटाइजिंग करंट भी जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच भी जीरो हो गया, बट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एक वैल्यू मिल गया, यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मिल गया। ठीक है, बट इन रिवर्स डायरेक्शन एट पॉइंट ई एंड कर्व डी इज प्लॉटेड। लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन मिला है और कर्व डी को प्लॉट कर दिया है। ठीक है, यानी इस पॉइंट में क्या बोला कि अगेन करंट को रिड्यूस करके जब जीरो तक लेके जाएंगे तो उस केस में आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो जीरो हो जाएगा, बट फ्लक्स डेंसिटी का सम अमाउंट में वैल्यू मिलेगा, जो कि एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। और ये जो आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इस बार मिला है वो पहले वाले के तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट अमाउंट में, वैल्यू में इक्वल होगा। ठीक है, आपको उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आए कि हम लोग 3 पॉइंट को और देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि अगेन रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट, दिस टाइम इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इस बात का क्या मतलब है सर? देखिए फर्स्ट केस में आप करंट को बढ़ाए थे और यहां तक पहुंचे थे, मतलब इस साइकिल तक यहां तक पहुंचे थे, मतलब इस पॉइंट तक। फिर करंट को आप नेगेटिव डायरेक्शन में रिवर्स किए थे, तो नेगेटिव डायरेक्शन में रिवर्स कर दिए थे, तो आप कहां तक पहुंच गए थे सर? ई पॉइंट तक। ठीक है, एक बार रिवर्स किए थे बी तक, अब दूसरी बार रिवर्स करेंगे ई पे। तो वही कह रहा है कि अगेन रिवर्सिंग द करंट। फर्स्ट बार हम लोग एक बार रिवर्स कर लिए थे, इसलिए यहां पे क्या बोला कि अगेन रिवर्सिंग द करंट। अब अगेन रिवर्सिंग करंट कहां पे होगा सर? ई पे। तो अगेन रिवर्सिंग द करंट दिस टाइम इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। अब ई पे रिवर्स होगा, मतलब इस पॉइंट से रिवर्स होगा, और इस पॉइंट से रिवर्स होगा तो यहां पे हुआ था तो रिवर्स, यहां पे रिवर्स किए थे तो नेगेटिव डायरेक्शन में आया था, और यहां पे रिवर्स करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन विल काउज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म टू जीरो, जो कि यहां पे जो ई पॉइंट पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था उसको, उस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को एफ पॉइंट पे लाके क्या कर देगा? जीरो कर देगा, और एफ पॉइंट पे एक फोर्स मिलेगा, उसको कोर्सिव फोर्स मिलेंगे बोलेंगे, जो कि सी पॉइंट के जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, जीरो एट पॉइंट एफ ऑन द कर्व एंड एज बिफोर इंक्रीजिंग द मैग्नेटाइजेशन current into a positive direction will cause the core to reach saturation at point A। और इसके बाद करंट को रिवर्स किया ई पॉइंट पे, जो कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करके मटेरियल को कंप्लीट डीमैग्नेटाइज किया, एंड फिर से करंट को थोड़ा और मैक्सिमम तक ले गए, तो ये एट पॉइंट ए पे आके ग्राफ को क्लोज कर दिया, और क्लोज के साथ साथ ही ए पॉइंट पे क्या किया? ये सेचुरेट भी कर दिया, मतलब ए पॉइंट पे सेचुरेशन लाइन मिल गया। ये पूरे पॉइंट का ये मीनिंग है। ठीक है सर, आगे देखेंगे तो आगे कह रहा है कि द ग्राफ रिलेटिंग बी एंड एच ट्रेसेस ए लूप ए बी सी डी ई एफ है। मतलब ये जो ग्राफ है जो कि बी और एच को रिलेट करके बनाया गया है, एक लूप को ट्रेस कर रहा है, जिसका नाम क्या है? ए बी सी डी ई एफ ए। और इसी लूप को क्या कहते हैं सर? दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। इसी लूप को क्या कह देते हैं? हिस्टैरिसीस लूप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि दिस क्लोज लूप इज ट्रेस्ड आउट व्हेन द मैग्नेटिक मटेरियल इज टेकन थ्रू वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैंने आपको बताया भी कि आपका जो हिस्टैरिसीस लूप है वो कंप्लीट वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि आगे थोड़ा बड़ा है, तो इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि द शेप ऑफ हिस्टैरिसीस लूप डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। आपको मैंने बताया था कि आपका जो हिस्टैरिसीस लूप जितना बड़ा है उतना बैड मैग्नेटिक मटेरियल है, और जितना पतला है उतना गुड मैग्नेटिक मटेरियल है। तो वही कह रहा है कि आपका जो हिस्टैरिसीस लूप है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। यानी आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि आप पढ़े होंगे टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल। फेरो में मैंने आपको बताया भी था, और जिन्होंने भी आपको पढ़ाया है उन्होंने भी आपको बताया होगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल है
जो गुड क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल मीडियम क्वालिटी का होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल लो क्वालिटी का होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गुड क्वालिटी का है तो उसका हिस्टैरिसीस लूप क्या होगा सर, बहुत स्मॉल होगा, बहुत क्या होगा, स्मॉल होगा। फिर आपका पैरामैग्नेटिक उसका हिस्टैरिसीस लूप मीडियम साइज का होगा एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल उसका हिस्टैरिसीस लूप बड़ा होगा, ठीक है। यानी हिस्टैरिसीस लूप जो है मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये आपका कंप्लीट हिस्टैरिसीस लूप था। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, बहुतों के पास होगा भी और किन्हीं के पास अगर नहीं है तो आप लिख लें 8404844501, ठीक है। इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, किसी पॉइंट में डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ तक आपका हिस्टैरिसीस लूप खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा लेक्चर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।